जादुई चाकू। वीरू नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। कहने को तो रमेश सुरेश से बड़ा था, लेकिन वह बहुत ही भोला और मासूम था। लेकिन सुरेश बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार लड़का था। वीरू हमेशा अपने बड़े बेटे रमेश के ही बारे में चिंतित रहता था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि रमेश इतना भोला है, वो इस दुनिया में कैसे जिएगा। वीरू ने अपने दोनों ही बेटों की शादी उनकी ही पहचान की एक घराने की लड़कियों से कर दी थी। दोनों बेटों की शादी होने के कुछ ही महीने बाद वीरू की तबीयत बहुत खराब होने लगी। तब वीरू और परेशान हो गया था। उसने ये सोच लिया कि उसकी सारी जमीनें और जायदाद जो है वो सभी अपने दोनों बेटों के नाम कर देगा। फिर उसने ऐसे ही किया। उसकी सारी दौलत, जमीन, खेत, घर ऐसे जो भी रहते थे, उन सारी चीजों में दोनों को आधा आधा हिस्सा बराबर बांट देता है। देखो बेटा सुरेश, तुम्हारे बड़े भाई के बारे में तो तुम सब जानते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं तो तुम अपने बड़े भाई का हमेशा साथ देना, क्योंकि वो अकेला सब कुछ संभाल नहीं पाएगा। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर भैया के पीछे पीछे तो नहीं घूम पाऊंगा ना। अगर आपको पता है कि भैया से कुछ नहीं हो सकता, तो ये सारा काम उनको सौंपने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तेरा बड़ा भाई जरूर है, लेकिन तुझ जैसी अकल और समझ उसके अंदर नहीं है। तो तू खुद उसको अपना छोटा भाई मान ले और उसका ध्यान रख। वो सब मैं नहीं जानता। बड़ा बेटा कहकर कपड़ों की दुकान, होटल, ये सारे काम आपने उसको सौंप दिए और वो सब उसके नाम कर दिया, और मेरे नाम सिर्फ बंजर जमीन। वैसे मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप देखते रहे ना, जो कुछ उसके नाम आपने किया है ना, सभी का सभी 1 साल होने से पहले पहले ही सब कुछ लुटा देगा वो। इतना कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। सुरेश की कही बातें सुनकर वीरू बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वीरू ने ये सोचा था कि उसका सगा भाई हमेशा ही उसके साथ रहेगा और उसकी हर काम में सहायता करेगा, लेकिन ये तो सगा भाई होने के बाद भी दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। वीरू को हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि अगर वीरू दुनिया छोड़कर चला गया तो उसका बड़ा बेटा रमेश अकेला हो जाएगा, उसके साथ कोई नहीं ठहरेगा। ये सोच सोचकर वो बहुत चिंतित रहता था। हमेशा भगवान को पूछता रहता था कि उसके बेटे को सफलता मिले, और बहुत ही अच्छे अच्छे काम किया करता था। इसी तरह एक दिन वीरू गरीब लोगों की सहायता कर रहा था। फिर उसने देखा कि एक मंदिर के सामने एक साधु बैठा हुआ था, जिसके पास जाकर वीरू सारा पैसा उसको दान में दे देता है। अरे बेटा, देखने में बहुत ही कमजोर लग रहे हो। लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। हमारे गुरुजी है और उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। तुम उनसे एक बार मिल लेना। अरे स्वामी जी, मेरी तो उम्र बढ़ रही है। किसी न किसी दिन दुनिया को छोड़कर तो मुझे जाना ही है, लेकिन मेरी सारी चिंता मेरा बड़ा बेटा रमेश है। इस तरह वीरू अपने बड़े बेटे की परिस्थिति उस स्वामी को बता देता है। फिर स्वामी वीरू से कहते हैं कि कल भी ठीक उसी समय आकर उससे मिले। इतना कहकर वो स्वामी वहाँ से चले जाते हैं और अपने गुरुजी से मिलते हैं। फिर दूसरे दिन वीरू भी उस स्वामी के पास गया था। फिर वो स्वामी अपनी एक पोटली में हाथ रखते हैं और उसके अंदर से एक चाकू निकालकर वीरू को दे देते हैं। देखो, ये बहुत कठिन तपस्याएं और यागों से मंत्र की हुई जादुई चाकू है। ये ले जाकर तुम अपने बेटे को दे देना और कहना कि मुश्किल वक्त में ये उसके काम आएगी। इसके जादू के बारे में तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, तभी ये चाकू काम करेगी। अगर इसके जादू के बारे में किसी दूसरे को पता चल गया तो इसका सारा जादू और इसका जादुई असर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उस चाकू में आखिर क्या जादू छुपा है, ये सारी बातें वीरू के कान में बता देते हैं। फिर वीरू बहुत ही खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद अपने बड़े बेटे रमेश को बुलाते हैं और सबसे छुपते छुपाते
वो चाकू उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि ये चाकू किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, इसको बहुत ही सावधानी से छुपा कर रखना है, ये किसी के नजर में नहीं आनी चाहिए। देखो रमेश, जब तुम्हारी जिंदगी में सब रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें ये चाकू रास्ता बताएगी। इस तरह वीरू वो चाकू अपने बड़े बेटे को दे देता है और बार बार कहता है कि ये किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए थे। फिर वीरू की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होने लगी, जिससे एक दिन वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया था। रमेश को अपने पिता को खोने का दुख बहुत ज्यादा था। वो कई दिन तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। देखिए जी, हमारी होटल की जिम्मेदारी तो मैंने संभाल ली है और हमारा कपड़ों का दुकान मेरा भाई देखता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे काम में कुछ उल्टा सुल्टा तो कर रहा है, क्योंकि आजकल काम में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और आप अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अरे तो मैं क्या करूं? मैं भी चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारियां मैं ही ले लूं, लेकिन क्या करूं मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिन पहले एक कपड़ों की फैक्ट्री वाले हमारी दुकान आए थे और उन्होंने जबरदस्ती ही हमसे डील कर ली थी कि हमारी कपड़ों की दुकान को अच्छे से कपड़े भिजवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने जो कपड़े भिजवाए थे वो बहुत ही बुरे थे। जितने भी कस्टमर्स हमारी दुकान में कपड़े खरीदे थे वो सब लोग आकर यही कहने लगे कि सिर्फ एक ही धुलाई से सारे कपड़े फट रहे हैं और उन कपड़ों का रंग भी चला जाता है, जिसके कारण हमारी दुकान को कस्टमर्स आना ही बंद हो गए। पता नहीं चल रहा कि किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। और तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने भी मुझसे ये कहा था कि जीजा जी, आइंदा आप दुकान के पास मत आना, क्योंकि अगर आप दुकान में बैठे रहेंगे तो कस्टमर्स नहीं आएंगे। वो सोचेंगे कि आप उन सबको धोखा दे रहे हैं। पता नहीं मैं क्या करूं। अब ऐसे पैदा होने में मेरी क्या गलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप ऐसे फिक्र मत कीजिए, जैसा हमारे तकदीर में लिखा होगा वैसा ही होगा। आप इसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारे साथ जो भी होगा वो भगवान की मर्जी होगी। रमेश के भोलेपन और मासूमियत के बारे में जानकर सारे ही लोग उसे बहुत आसानी से धोखा दिया करते थे। पिता के चले जाने के बाद उसका छोटा बेटा सुरेश बड़े भाई से एक भी बार मिलने तक नहीं आया था। फिर एक दिन अचानक ही जब रमेश के घर में कोई नहीं था, वहाँ सुरेश पहुँच जाता है। हमारे सारे कामकाज बहुत ही नुकसान में चल रहे हैं। अगर पिताजी जिंदा होते तो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाते थे। देखो भैया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 साल के पूरे होने से पहले ही तुम तुम्हारे परिवार के समेत सड़क पर आ जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। सारे कामकाज और सारा बिजनेस तुम मेरे नाम कर दो। मैं हर महीने तुम्हें पैसा भेजता रहूंगा। कभी तुम्हारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा भैया। एक बार और सोच लो, क्योंकि इतना अच्छा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। इतना कहकर सुरेश अपने बड़े भाई को 2 दिन का वक्त देता है और कहता है 2 दिन में उसका फैसला सुनाए। फिर रमेश ये सारी ही बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे नहीं नहीं, किसी और की भीख भला हम क्यों लें? चाहे फायदा हो या नुकसान, हम खुद ही अपने आप को संभाल लेंगे। उनकी दया की हमें कोई जरूरत नहीं है। पत्नी की बात सुनकर रमेश ने वैसा ही किया था जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। रमेश ने अपने छोटे भाई सुरेश को उसका फैसला सुना दिया था, लेकिन सुरेश हमेशा यही सोचता रहता था कि किसी न किसी दिन वो उसके पास जरूर आकर रहेगा। रमेश की कपड़ों की दुकान तो रहती थी, लेकिन हमेशा उसको नुकसान ही मिलता रहता था, जिस कारण एक दिन बहुत ज्यादा ही नुकसान होने के कारण उसकी दुकान पर ताला लग जाता है। और जो होटल का काम था वो तो थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन सुरेश अपने बड़े भाई के पीठ पीछे बहुत ही बुरी तरीके से साजिशें रचता रहता था, जिससे उसकी होटल भी बंद पड़ गई थी। अब रमेश के पास कोई आसरा या सहारा नहीं था। तब रमेश अपने छोटे भाई सुरेश के यहाँ चला जाता है। हाँ, अगर ये काम तुमने पहले कर दिया होता ना भैया, तो बहुत अच्छा होता।
अब बंद पड़ गई कपड़ों की दुकान और होटल को लेकर मैं क्या करूंगा? लेकिन फिर भी तुम मेरे अपने भाई हो, इसलिए वो दोनों ही मैं ही खरीद लूंगा। ऐसा कहकर वो अपने ही बड़े भाई के पास कपड़ों की दुकान और होटल भी बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। अब जो पैसे रमेश के पास थे वो उनसे कोई काम करना चाहता था, लेकिन वो जो भी काम करता था उसमें सब नुकसान ही होता था, जिससे उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसका सारा ही परिवार सड़क पर आ गया था। अपने बड़े भाई की ये परिस्थिति जानने के बाद भी छोटा भाई सुरेश उसके बड़े भाई के पास आया तक नहीं था। मेरी तो किस्मत ही फूटी है और मुझसे शादी करके तुमने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरी वजह से तुम्हें आज क्या क्या न देखना पड़ रहा है। अगर मैं ही नहीं होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। उस दिन ऐसे ही वो अपनी पत्नी और बच्चों को पकड़े रो रहा था। फिर रात हो गई और सारे लोग सो गए थे, लेकिन रमेश को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके पिता को याद करके बहुत रो रहा था। जब तक रमेश का पिता वीरू जिंदा था, रमेश का सब अच्छा चलता था, किसी बात की उसे चिंता नहीं होती थी। लेकिन जब से उसका पिता उसके साथ नहीं है, उसके साथ सब बुरा ही हो रहा है। ये सब सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा रोने लगा। फिर अचानक ही रमेश को उसके पिता की दी हुई वो चाकू याद आती है। फिर रमेश जाकर अलमारी में छिपाई चाकू को बाहर निकालता है। ठीक उसी समय रमेश की पत्नी की आंख खुल जाती है। फिर रमेश के हाथ में चाकू को देखकर उसकी पत्नी बहुत ही घबरा जाती है और भागती हुई आकर उसके हाथ से वो चाकू लेकर पास में फेंक देती है। वो चाकू जाकर एक मिट्टी के बर्तन को लग जाती है। उनके देखते ही देखते वो मिट्टी का बर्तन सोने का बर्तन हो गया था, जिसे देखकर दोनों ही पति पत्नी बहुत चौंक जाते हैं। फिर वो चाकू जितनी भी चीजों को वो छूते थे वो सारी ही चीजें सोने की बन जाती थी। फिर वो सारा सोना उन लोगों ने बेच दिया था। जितना उन लोगों ने खोया था उससे दुगना उन्होंने पाया था। सुरेश को ये बात नहीं पता चल रही थी कि उसके बड़े भाई के पास इतना पैसा और दौलत कैसे आ गई है, क्योंकि उसका बड़ा भाई रमेश कितना भोला और मासूम है ये सबसे अच्छा ज्यादा तो सुरेश ही जानता था। लेकिन बात क्या है ये पता करने की सुरेश ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सुरेश को कुछ नहीं पता चला था, जिससे वो एक दिन अपने बड़े भाई से मिलता है। भैया मुझे माफ कर दो। पता नहीं कुछ दिनों से हर दिन पिताजी मेरे सपने में आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। इसकी वजह से वो मुझे हर रोज बहुत ही डांटते हैं और मुझ पर गुस्सा भी होते हैं। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था वो बहुत गलत था भैया, जिसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। आज मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ मेरा लुट गया है भैया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रहने दो भैया, मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहना। ये सब कहता हुआ बहुत ही रोता हुआ उसके बड़े भाई के सामने खड़ा हो जाता है। छोटे भाई को इस तरह रोता हुआ देख रमेश का दिल पिघल जाता है और वो उसको माफ कर देता है। फिर उसका पिता वीरू ने उसको जो जादुई चाकू दी थी उसकी सारी बातें वो अपने भाई को बता देता है और उस चाकू की जादू के बारे में भी बोल देता है। ये सब जानते ही सुरेश ने दोबारा अपने भाई को धोखा दिया और वो चाकू वहाँ से लेकर चला गया था। वाह पिताजी, आपको तो भैया से कितना प्यार था। मरने से पहले भी आपने उसका भला चाहा और ये जादुई चाकू उसे दे दी थी। लेकिन अब ये चाकू मेरी है। अब देखना मैं कितना धनवान बन जाऊंगा। ये सब कहता हुआ वो अपने सामने पड़ा एक लकड़ी का बेंच था जिसको वो चाकू से मारता है। देखते ही देखते वो मिट्टी का बन जाता है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने बहुत सारी चीजों को उस चाकू से छूता है, लेकिन जितनी भी चीजों को उसने छुआ था वो सारी ही मिट्टी की बन गई थी। जैसा कि वो स्वामी ने कहा था कि जादुई चाकू के जादू के बारे में और उसके रहस्य के बारे में किसी दूसरे को पता चल गया तो वो जादुई चाकू का जादू तभी खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। लेकिन रमेश वो जादुई चाकू की वजह से जितना भी कमाया था वो सारा ही अपनी पत्नी की सहायता से बहुत ही अच्छी तरह और होशियारी से सारा काम संभालने लगा और उसको बहुत ज्यादा फायदे भी होने लगे थे।
इस तरह रमेश और उसकी पत्नी और परिवार बहुत खुश होकर जीने लगे। लेकिन अपने बड़े भाई के पास इतना सारा पैसा कैसे आ रहा है, ये जानने की कोशिश में सुरेश बहुत ही अजीब अजीब काम करने लगा। वो अजीब अजीब साजिशें रचता था, जिससे उसके पास जितना भी पैसा और माल था वो सारा ही एक एक करके खोने लगा।